हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल उत्कर्ष एजुकेटर। मैं उत्कर्ष गोस्वामी, आपका साइंस एंड मैथमेटिक्स टीचर। तो हमने स्टार्ट की थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण क्लास 10th की, जो चैप्टर 4 है, और हमने एक्सरसाइज 4.1 भी स्टार्ट कर दी थी, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया था। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने चेक की थी वेरियस इक्वेशंस को, बहुत सारे समीकरणों को, कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, मैंने आपको बताया था कि ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। कोई भी समीकरण अगर इस रूप में आपको नजर आए, कोई भी इक्वेशन अगर आपको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में नजर आए, वो कौन सी होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। और अगर आपको इसको सॉल्व करना होता है तो इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जिसमें से हमने मेनली 2 मेथड्स के बारे में भी डिस्कस किया है। इसमें से एक है फैक्टर करना, इसमें हम गुणनखंड कर देते हैं, फैक्टर कर देते हैं। जैसे कोई इक्वेशन है x² प्लस 6x प्लस 9, तो इसमें हम 6x को डिवाइड कर देंगे 2 हिस्सों में, जिनका प्रोडक्ट क्या आए? 9 आए। तो वो हो जाते हैं 3 3 9, तो 3x और 3x लिख देते हैं। फिर इसमें से कॉमन लेके हम इसका क्या निकाल देते हैं? आंसर निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाती है? 0 के इक्वल करने पर x की वैल्यू -3, -3 आ जाती है। तो हमने पिछले 2 लेक्चर्स में इक्वेशन को सॉल्व करना भी सीखा था, और एक और फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जो था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। x इज इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, इस फॉर्मूले से भी आप x की वैल्यूज निकाल सकते हो। जो फैक्टर मेथड से वैल्यूज आती हैं, वही वैल्यू इस फॉर्मूले से भी आ सकती हैं। ठीक है, फैक्टर मेथड में बस हमको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है, जबकि इसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है। आपको बस abc की वैल्यूज पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 6 है और c की वैल्यू 9 है। इन सबको यहाँ पुटअप करो और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, पिछले सेशन नहीं देखे, तो डिस्क्रिप्शन में जाके दोनों सेशन जरूर देखें, जो कि हमारा एक बेसिक सेशन था। और अगले सेशन में हमने 4.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट किए थे, कुछ सिचुएशन प्रॉब्लम्स देखी थी, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देखी थी। इसमें से एक रेक्टेंगुलर प्लॉट वाली प्रॉब्लम हमने देखी, जिसका एरिया 528 था, और उसको सॉल्व किया और हमने x की वैल्यूज निकाली थी। अब हम आगे का क्वेश्चन करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपने भी सॉल्व करके देखा होगा, तो कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा किस किसने क्वेश्चन नंबर 1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे उसको सॉल्व किया और पता किया कि कौन सी इक्वेशंस क्वाड्रेटिक हैं या नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम सेकंड पार्ट चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट आप स्क्रीन में देख सकते हैं। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन शो हो रहा है, देखिए। द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. तो यहाँ पर आपको इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं, यानी कि पूर्णांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में शो हो रहा है। हाँ, अब ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive integers, 2 consecutive integers, वो आपको दे रखा है, consecutive integers वो आपको दे रखा है कितना? 306। प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive integers आपको 306 दे रखा है, मतलब कि 2 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल, पूर्णांकों का गुणन आपको दे रखा है कितना? 306 दे रखा है मेरे ख्याल से। क्वेश्चन में कितना लिखा है? 306 लिखा है, 306। ओके, तो आपको इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं। तो क्रमागत कहाँ है, कॉन्जिक्यूटिव कहाँ है? तो इसको वर्ड प्रॉब्लम को हम सबसे पहले ax² + bx + c फॉर्म में लिखेंगे, मतलब कि इससे हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। जो x की वैल्यूज आएंगी वही आपके इंटीजर्स होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन आपको बस इतना ही दे रखा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive integers, यानी 2 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल, यानी कि ऐसे 2 पूर्णांक हैं, ऐसे 2 इंटीजर्स हैं, जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए? 306 आना चाहिए। तो हम इसको क्वेश्चन को सबसे पहले पूर्णांकों को x और x + 1 मान के स्टार्टिंग करेंगे। let the positive integers या 2 consecutive positive integers are x and x + 1। ओके, तो हमने क्या मान लिया? देखो,
पॉजिटिव इंटीजर्स कॉन्सिक्यूटिव में तो 1 2 भी हो सकते हैं, 3 2 भी हो सकते हैं, 10 11 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, बस उनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 306 आना चाहिए। प्रोडक्ट आपका कितना आना चाहिए, 306 आना चाहिए। तो कॉन्सिक्यूटिव में लगातार, तो एक x मान लो और एक x + 1 लगातार है ना अगला। तो माना कि धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक होते हैं आपको पता है, ये धनात्मक पूर्णांक होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या मतलब है, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो सही हो गया, धनात्मक पूर्णांक। ये आपको कितना दे रखा है, x और x + 1। तो माना धनात्मक पूर्णांक कितने हैं, x तथा x + 1 है, ठीक है। हिंदी में आप लिख सकते हो। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई दोनों का प्रोडक्ट आपको दे रखा है। प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स कितना दे रखा है, 306 दे रखा है। तो दोनों का प्रोडक्ट कर दो आप बस। x को किससे मल्टीप्लाई करना है, x + 1 से मल्टीप्लाई करना है। कितना आ जाएगा, 306 आना चाहिए। तो यहां पर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x² + x = कितना हो जाएगा, 306। 306 को उधर ले जाओ, सामने 0 रहना चाहिए ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सामने आपका 0 आना चाहिए। तो देखो 0 हो गया। अब ये कौन सी फॉर्म आ गई, ये आ गई आपकी ax² + bx + c = 0 की फॉर्म, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। तो सिचुएशन को हमने द्विघात समीकरण के रूप में यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में चेंज कर दिया। तो x² + x - 306 हो जाएगा। अब आप चाहो तो मिडिल टर्म स्प्लिट लगाओ या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो, x की वैल्यू। तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं जल्दी से, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया आपको, x की वैल्यू निकालनी है हमें। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, -b ± अंडर रूट में b² - 4ac / 2a। जिसने भी प्रीवियस सेशन नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जाके वो प्रीवियस सेशन जरूर देखें, जिसमें मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करना आपको बताया है, ठीक है। बहुत ही इजी है, बस आपको abc की वैल्यू पता होनी चाहिए। यहाँ a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -306 है। a क्या होता है, x² का कोएफिशिएंट, तो x² का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है। b होता है x का कोएफिशिएंट, वो भी 1 है। c होता है कांस्टेंट नंबर जो कि -306 है। कई स्टूडेंट्स गलती करते हैं, प्लस का ले लेते हैं, साइन का ध्यान नहीं रखते हैं, सिर्फ 306 ले लोगे तो आंसर नेगेटिव में आएगा। तो -306 लेना पड़ेगा। और हमेशा ध्यान रखना b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट होता है। b² - 4ac आपका क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है ना। डिस्क्रिमिनेंट हमेशा क्या होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। नेगेटिव में होता है तो आपको रियल रूट्स नहीं आते। b² - 4ac अगर नेगेटिव में आएगा तो रियल रूट्स नहीं आएंगे, वो इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। उसको हम इससे सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपको याद रखना है कि b² - 4ac हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू रहनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं वैल्यू पुट अप कर देता हूं सारी की सारी। x = b कितना है, 1 माइनस का प्लस माइनस अंडर रूट में। अब b² - 4ac मैं कैलकुलेट कर लेता हूं इसके लिए। b² - 4ac मैं अलग से कैलकुलेट करता हूं। b कौन है यहाँ पर, 1 का स्क्वायर -4, a कितना है 1, c कितना है -306। तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का। 4 को 306 से मल्टीप्लाई कर लो, 1224, 1224 में 1 जोड़ लो, 1225 आ रहा है। देख लीजिए आप, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, इक्वेशन हटा देता हूं मैं। तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 को 306 करेंगे 1124 आएगा, 1124 में 1 1225। और इसका क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है आपको, ठीक है। तो यहां पर लिख दो 1225 अपॉन में 2 × 1। इस x का स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है, 1 है ना, तो 2 × 1 हो जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो x = -1 प्लस माइनस 1225 किसका रूट होता है, 1225 होता है आपका 45 का, सॉरी हाँ कितना का बनेगा, 45 या 35 का, 1225 35 का बन रहा है, क्योंकि 35 × 35 3 4 कितने होते हैं 12, एक ज्यादा ले लेते हैं 25, 5 का स्क्वायर 25, तो ये 35 का बन जाएगा 35/2, ठीक है। तो 35 माइनस का 1 प्लस माइनस 35/2, ये आपका आ गया x की वैल्यू। अब इसको सॉल्व करना है, एक बार प्लस वैल्यू लेंगे और एक बार माइनस वैल्यू लेके सॉल्व करना है। तो एक बार हमेशा ध्यान रखना यहाँ पर प्लस वैल्यू ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमने पॉजिटिव इंटीजर्स माने, निकालने पॉजिटिव है ना,
तो नेगेटिव वैल्यू का यहाँ कोई मतलब नहीं रहता है, -1 प्लस 35/2 कर लो बस। तो हम यहाँ से पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे, क्या लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे। तो देखो ओनली पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है यहाँ पर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, ये देखो -1। अब प्लस माइनस में से प्लस लो आप, अपॉन में 35 अपॉन में 2। तो 35 में से 1 माइनस कर लो 34, 34 में 2 का डिवाइड करो कितना होता है 17। तो x की वैल्यू 17 आ गई। तो इंटीजर्स हो जाएंगे, देन इंटीजर्स आर 17 एंड 18। तो पूर्णांक हो जाएंगे 17 और 18, जिनको मल्टीप्लाई करने पर 306 आता है। ठीक है, x की वैल्यू 17 आ गई तो x + 1, अगला पूर्णांक हो जाएगा x + 1 जो कि क्रमागत पूर्णांक है। तो x + 1 कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। तो 17 और 18 इसका आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन था, दोबारा रिपीट कर देते हैं। धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल आपको दे रखा था 306 और आपसे धनात्मक पूर्णांक पूछे, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार वाले। ठीक है, तो हमने कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स को क्या मान लिया, x और x + 1, उनका प्रोडक्ट कर दिया, x को x + 1 से मल्टीप्लाई किया, x को अंदर भेजा, इक्वेशन में गई 306 को इधर लिया लेफ्ट हैंड साइड में, x² + x - 306 बराबर 0 हो गया। इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर लिया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व किया तो हमारे पास इंटीजर्स आ गए 17 और 18। आप चाहो तो मिडिल टर्म स्प्लिट भी लगा सकते थे, x को हम 18x - 17x भी लिख सकते हैं। ये जो x² + x - 306 है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x² + 18x - 17x - 306। तो यहां से भी वही वैल्यूज आती जो कि हमारी इस फॉर्मूले से आई हैं। ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज को हम नेगलेक्ट कर देते, ओनली पॉजिटिव वैल्यू यानी धनात्मक मान ही हम लेते। ठीक है, तो चाहे तो क्वाड्रेटिक से सॉल्व करो, चाहे आप मिडिल टर्म स्प्लिट यानी गुणनखंड विधि से सॉल्व करो, बात एक ही है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। रोहन्स मदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो इस क्वेश्चन की अपन स्टार्टिंग करते हैं। स्क्रीन में आप क्वेश्चन देख सकते हैं अच्छी तरह से। रोहन्स मदर इज 26 इयर्स ओल्डर देन हिम। ठीक है, रोहन, साथ साथ बुक भी आप खोल के रखिए आराम से। ठीक है, वैसे सारे क्वेश्चन आपको स्क्रीन नजर आ जाएंगे। ठीक है, रोहन्स मदर इज 26 इयर्स ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन इयर्स 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो रोहन की माता की आयु आपको 26 साल बड़ी है रोहन से। रोहन की जो माता है वो रोहन से 26 साल बड़ी है और उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात, उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो उनमें रोहन की आपकी आयु ज्ञात करनी है। रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन दे रखा है। देखो, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। ठीक है, तो रोहन की मम्मी जो है वो रोहन से 26 साल बड़ी है, रोहन से 26 साल बड़ी है। इसका मतलब रोहन की एज को आपको x मान लेना है। सबसे छोटा कौन है, रोहन, तो रोहन को आपको x मान लेना है। ठीक है, तो लेट रोहन्स एज इज इक्वल्स टू x। ठीक है, तो माना रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, x वर्ष हो जाएगी। फिर रोहन्स मदर्स एज, रोहन की माता की आयु, क्योंकि उससे 26 साल बड़ी है माता, तो x + 26 हो जाएगी। ये कौन सी एज है ध्यान रखना, रोहन्स प्रेजेंट एज लिखना है। क्या लिखना है, प्रेजेंट, वर्तमान आयु है ध्यान रखना, रोहन्स प्रेजेंट एज। यहां मैं लिख देता हूं, रोहन्स प्रेजेंट एज है, रोहन की वर्तमान आयु x, तो रोहन्स मदर्स प्रेजेंट एज हो जाएगी x + 26। ठीक है, अब आपको 3 इयर्स फ्रॉम नाउ यानी कि 3 वर्ष पश्चात, ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से सबसे पहले वर्तमान आयु से आपको करना है, ध्यान रखना। सबसे पहले डायरेक्ट, कई स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि 3 साल बाद की ले लेते हैं, डायरेक्ट ये लेते ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेजेंट एज को मानना है x, और रोहन की मम्मी की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, क्योंकि वो प्रेजेंट में रोहन से कितनी ज्यादा बड़ी है, 26 साल बड़ी है ना, तो रोहन्स मदर्स प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी, x + 26। अब 3 इयर्स फ्रॉम नाउ यानी 3 वर्ष पश्चात आपको निकालना है। तो 3 वर्ष पश्चात क्या होगा, 3 वर्ष पश्चात सबसे पहले अपन रोहन की एज निकाल लेते हैं। रोहन्स एज
x+3 हो जाएगी एंड मदर्स एज यानी माता की आयु कितनी हो जाएगी 3 जोड़ दो तो x+29 है ना। x+26 में 3 जोड़ेंगे तो x+29 हो जाएगा। रोहन की एज x+3 रोहन मदर्स एज x+29 इसमें 3 जोड़ दो बस 3 साल बाद एज बढ़ेगी ना 3 साल बढ़ जाएगी तो x का x+3 हो जाएगा और x+26 का x+29 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार आपको दे रखा है कि भाई इनका प्रोडक्ट आपको दे रखा है यानी इनका गुणनफल आपको दे रखा है। प्रोडक्ट कितना दे रखा है 360 दे रखा है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो x+3 को किससे मल्टीप्लाई करना है x+29 से और बराबर में कितना है 360 360। अब आपको क्या करना है यहाँ पर सॉल्व करना है इक्वेशन को। इस इक्वेशन को क्या करना है सॉल्व करना है तो बस फॉर्मूला लगा दो x+a+b वाला x+a+b का फॉर्मूला क्या होता है x² + a+b x+ab। ये 9th क्लास में आपने पढ़ रखा है x² + a+b x+ab तो x का स्क्वायर हो जाएगा a+b कौन है 29 और 3 कितने हो गए 32 हो गए x और 29 को किससे मल्टीप्लाई करो 3 से तो 87 हो जाता है बराबर में कितना है 360 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ तो कितना आ जाएगा x² + 32x प्लस का 87 माइनस का 360 बराबर 0। अब 360 में से 87 को माइनस करो कितना होता है x² + 32x कितना होगा माइनस का 273 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आपकी फाइनली आ चुकी है x² + 32x माइनस का 273 x² प्लस का 32x माइनस का 273 इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को क्या करना है बस आपको सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व करते हैं बस। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो चाहो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर लेते हैं। यहाँ a की वैल्यू 1 है a की वैल्यू कितनी है 1 है b की वैल्यू कितनी है 32 है c की वैल्यू कितनी है माइनस का 273 है तो इसका b² - 4ac निकाल लो पहले। b² - 4ac आप अलग से कैलकुलेट कर लो पहले ताकि हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में वैल्यू रख सके। तो x = क्या होगा माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac अपॉन में 2a। तो मैं सबसे पहले b² - 4ac चेक कर लेता हूं इसका। b कितना है 32 का स्क्वायर माइनस का 4 a कितना है 1 a कितना है x² का कोएफिशिएंट 1 ही है c कितना है माइनस का 273। अब इसको मल्टीप्लाई करो माइनस माइनस प्लस 32 का स्क्वायर 1024 माइनस माइनस प्लस 273 को मल्टीप्लाई करो 4 से 12 और कितना हो गया 29 1092 हो गया 1092। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2116 आ रहा है ठीक है। तो x = कितना आ जाएगा माइनस का b 32 है b माइनस का 32 प्लस माइनस अंडर रूट में अभी अपन ने निकाला है b² - 4ac 2116 अपॉन में 2 × 1 2 1 तो 2 ही होंगे ठीक है। 21 16 किसका स्क्वायर रूट है 21 16 किसका है 21 16 46 का है ठीक है। किसका है 40 आप निकाल के देख लेना 21 16 स्क्वायर रूट निकालना आता होगा आपको 4 4 16 कितने बच गए 5 5 से 16 4 जोड़ देंगे 8 आ जाएगा और 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से 86 6 कितने होते हैं 516 ठीक है। तो ये 46 का आ जाएगा तो x बराबर कितना हो गया माइनस का 32 प्लस माइनस 46 अपॉन में 2। अब एक बार प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना है प्लस ही लेंगे ध्यान रखना। ऐसी सिचुएशनल प्रॉब्लम्स में जहां पर एज पूछते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स पूछते हैं या फिर कोई रुपीस का क्वेश्चन आता है जिसमें आय या मूल्य निकालना होता है कोस्ट निकालनी होती है तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है आपको नेगेटिव वैल्यूज को नेगलेक्ट करना है। तो ओनली पॉजिटिव वैल्यू लो तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 32 प्लस का 46 डिवाइडेड बाय 2। 46 में से क्या माइनस करो 32 को माइनस कर लो बस 12 आ गया 12/2 ठीक है। कितना आ जाएगा सॉरी 14/2 ठीक है। तो 14/2 हो गया 14 में 2 का डिवाइड बाय x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी यानी रोहन की आयु कितनी हो जाएगी
7 वर्ष। तो मम्मी की एज प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? 26 में 7 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 26 है ना, 26 में 7 जोड़ 33 साल हो जाएगी। तो मम्मी की प्रेजेंट एज तो 33 ईयर्स है, मदर्स एज तो हो जाएगी 33 और रोहन की कितनी है? 7 है। ठीक है, यहाँ से निकाले ना, 46 में से माइनस कर लो 32 को, तो कितना आ गया आपका? 14 आ गया। 14 में 2 का डिवाइड किया, 7 आ गया आपका। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। ठीक है, रोहन की एज, रोहन की आयु, वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 7 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपको प्रेजेंट एज निकालनी है। उससे प्रेजेंट एज को सपोज कर लो, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे करते जाओ। 3 साल बाद में 3 साल जोड़ दो, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट 360 है तो दोनों का इसका प्रोडक्ट करना है। कई बच्चे उनका कर देंगे, ध्यान रखना तो गड़बड़ हो जाएगा। इसका करना है तो x + 3 को x + 29 से करोगे तो 360 आना चाहिए। पूरी इक्वेशन को सॉल्व किया अपन ने और अपना वैल्यू आ गई 7 आ गई, x की वैल्यू 7 आ रही है और मम्मी की एज हो जाएगी 33 साल, क्योंकि वो 26 साल बड़ी है। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका नेगेटिव वैल्यूज नहीं ले सकते। नेगेटिव वैल्यू लोगे तो आयु नेगेटिव में आएगी, तो आयु नेगेटिव में कोई इसका सेंस नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है, एज हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, ध्यान रखना। माइनस में किसी की एज होती है क्या? नहीं होती ना, तो पॉजिटिव वैल्यू होती है हमेशा, ध्यान रखना। तो हमेशा धनात्मक मान ही लेने हैं, इसके पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है। अगर आप फैक्टर भी करोगे तो फैक्टर में जो पॉजिटिव वैल्यू होंगी उसी को लेना है, नेगेटिव वैल्यूज को नेग्लेक्ट करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया, थर्ड क्वेश्चन हो गया। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 more hours to cover the same distance। यानी कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर समान गति से चल रही है, समान चाल से चल रही है, समान वेग या चाल से चल रही है, 480 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ठीक है, इसको मैं रख कर देता हूं, 480 किलोमीटर है, जाना कितना है? 480 किलोमीटर। ये कांस्टेंट डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। ठीक है, 480 किलोमीटर की डिस्टेंस है, यहां से लेकर यहां तक कितना है? 480 किलोमीटर। उसको चलना है समान चाल से, यहां से ट्रेन चलेगी समान चाल से चलेगी, तो उस चाल को हम x मान लेंगे, x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब जब उसको टाइम लगेगा, टाइम क्या होता है? टाइम होता क्या है? डिस्टेंस में डिवाइड कर देते हैं किसका? स्पीड का। डिस्टेंस में स्पीड का डिवाइड कर दो तो टाइम आ जाता है। चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी कि समय कितना हो जाएगा आपका? दूरी बटा चाल। तो दूरी में चाल का डिवाइड कर दो तो समय आ जाएगा। अब जब उसको 3 घंटे अगर वो अपनी रफ्तार को कम कर देता है, करना तो उसको 480 किलोमीटर पूरा कवर करना है, 480 किलोमीटर पूरा कवर करना है, पर अब उसने अपनी रफ्तार को x-8 कर दिया, तो उसको 3 घंटे ज्यादा लगेंगे पहले वाले समय से। मान लेते हैं कि पहले उसको t1 टाइम लग रहा था, अब उसको t1 + 3, t1 में भी 3 घंटे ज्यादा लगेंगे, t1 + 3, इसको मैं t2 कहूंगा, इसको मैं t2 कह देता हूं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि t2 में से अगर मैं t1 को माइनस करता हूं तो 3 आवर्स का क्या आएगा? डिफरेंस आएगा। ये इसका कांसेप्ट है क्वेश्चन का, यानी कि समय अंतर कितना है? 3 घंटे का है, ध्यान रखना। पहले वो x से चल रहा था, मान लेते हैं कि x किलोमीटर पर आवर से वो ट्रेन चल रही थी, 480 किलोमीटर को वो उसने t1 समय में तय किया। एक ट्रेन जिसने x किलोमीटर प्रति घंटे से चल के 480 किलोमीटर t1 समय में तय किया, पर अगर वो अपनी रफ्तार को 8 किलोमीटर प्रति घंटे से कम करती है, 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर रही है, तो वो t1 से 3 घंटे ज्यादा लेगी। इसका मतलब दोनों का समय अंतर, दोनों का टाइम इंटरवल कितना होगा? टाइम डिफरेंस कितना होगा? 3 का होगा। तो t2 - t1 = कितना हो गया? 3 हो गया, ये ध्यान रखना। यानी कि समयांतर कितना हो गया? यहाँ पर 3 घंटे का आ रहा है। अब आपको बस t2 की वैल्यू निकालनी है और t1 की वैल्यू निकालनी है, किस फॉर्मूले से आ जाएगी? इस फॉर्मूले से, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, दूरी बटा चाल। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को प्लॉट आपको समझ में आ चुका है, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। Let the speed of train is equals to
किलोमीटर पर आवर। ठीक है, माना ट्रेन की चाल या रेल की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, अब दूरी कितनी है, डिस्टेंस टू कवर तय करने वाली दूरी कितनी है, 480 किलोमीटर। ठीक है, ये तय दूरी है, ये दूरी उसको क्या करनी है, तय करनी है, 480 किलोमीटर। ठीक है, अब टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर विद x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर विद x किलोमीटर पर आवर, वो कितना होगा, 480 में x का डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आपको पता है दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा चाल होता है, तो चाल x है तो दूरी बटा चाल यानी कि 480 बाय x आपका पहला टाइम आ गया, ये टाइम इंटरवल t1 आ गया आपका। ठीक है, अब इफ स्पीड डिक्रीजेस बाय 8 किलोमीटर पर आवर, अगर स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटे से कम हो जाए, रफ्तार क्या हो रही है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे से कम हो जाए, तो उस कंडीशन पे अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटे से कम होती है तो टाइम कितना होगा, देन टाइम टेकन, तो सबसे पहले स्पीड निकाल लेते ना, देन स्पीड इज इक्वल्स टू, स्पीड यानी कि चाल कितनी हो जाएगी, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। सो नाउ टाइम टेकन कितना हो जाएगा, 480 में x माइनस 8 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, आवर्स में आएगा, ये भी आवर्स में आ रहा है। ठीक है, तो अगर स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटे से कम हो जाए तो 480 अपॉन में x माइनस 8 इतना टाइम इसको लगना चाहिए, t2 टाइम आ गया, ये कौन सा टाइम आ गया आपका, t2 आ गया आपका, तो t2 की वैल्यू कितनी है, 480 अपॉन में x माइनस 8। ठीक है, तो यहां तक का प्लॉट आपको समझ में आया क्वेश्चन का कि t1 आ गया, t2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना टाइम लग रहा है उसको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार उसको टाइम लग रहा है 3 घंटे ज्यादा, तो t2 में से t1 को माइनस कर दो, t2 माइनस t1 कितना है, 3 घंटे, तो 480 अपॉन में x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन में x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3x। अब एलसीएम लेना है बस आपको, यहाँ पर x माइनस 8 और x का एलसीएम लो, अब सॉल्व करो, 480x यहाँ आ जाएगा, x इससे मल्टीप्लाई, x माइनस 8 इससे मल्टीप्लाई, तो ये माइनस का हो जाएगा, 480x माइनस 8 बराबर में कितना है, 3 है। अब इसको आपको सॉल्व करना आना चाहिए, 480x माइनस 480x माइनस 8। अब हमें क्या करनी है, बस अंदर मल्टीप्लाई आपको करनी है, अंदर इसको भेजना है, इसको 480 को आप इसको अंदर भेज दीजिए, तो 480 को अंदर भेजोगे तो कितना बनेगा, 480 को इससे क्या कर देना है, बस आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अच्छी तरह से, तो 480 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 0 0 8 8 8 64, कितने बचे, 6 8 4 32 33840 आएगा, तो 480 into x 480x हो जाएगा, यहाँ पर तो 480x लिख ही लो, माइनस का 480x और माइनस माइनस प्लस का 3840 अपॉन में क्या है, अंदर मल्टीप्लाई कर लो x को, तो x स्क्वायर माइनस 8x बराबर में कितना है, 3 है। ठीक है, तो 480x माइनस 480 प्लस 480x माइनस 480x प्लस का कितना आ गया, 3840 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 8x बराबर में कितना है, 3 है। अब इसमें देखो 480x से 480x कट गया, ये x स्क्वायर माइनस 8x को 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 8x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन यहां लिख देते हैं, इक्वेशन आपकी बनेगी, इसको सॉल्व करें तो यहां जगह है थोड़ी, x स्क्वायर माइनस 8x को 3 से करो तो कितना होगा, देखो 3x स्क्वायर, 8 को 3 से करो तो 24x, और 3840 सामने पड़ा है, उसको अपन लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 3840 बराबर में कितना हो गया, 0, तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी x स्क्वायर माइनस का
3x स्क्वायर माइनस का 24x माइनस का 3840 बराबर में 0। इस इक्वेशन को आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना है, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, चाहे तो मिडिल टर्म स्प्लिट करो। मिडिल टर्म स्प्लिट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, आप इसमें 3 कॉमन भी ले सकते हो। इसमें से 3 कॉमन लेके 0 में भेज दो, पूरी इक्वेशन में से 3 कॉमन आ जाएगा तो क्या इक्वेशन बचेगी? x स्क्वायर 3 8 जा 24 होते तो 8x, और इसमें 3 का डिवाइड करो, 3 हो जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 तो 1280 आ जाएगा। 1280 बराबर में 0। तो फाइनल इक्वेशन ये बनी आपकी x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1280 बराबर 0। अब आपको इसको क्या करना है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है। x a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -8 है, c की वैल्यू माइनस का 1280 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका कि एक ट्रेन है जो कि नियत चाल से चल रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, और उसको 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करना है। तो उसको टाइम कितना लग रहा है? उस टाइम पे t1 टाइम मान लिया मैंने। तो टाइम होता है आपका डिस्टेंस में स्पीड का डिवाइड कर देंगे तो 480/x हो जाएगा टाइम। तो पहले का टाइम आ गया 480/x आवर्स। अब अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से कम हो जाए तो स्पीड हो जाएगी x - 8 और टाइम लगेगा 3 घंटे से ज्यादा। तो टाइम कितना है पहले वो टाइम पता कर लो। तो x - 8 से जो टाइम आएगा, डिस्टेंस तो उतनी है 480 अपॉन में x - 8, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, दोनों का डिफरेंस कितना है? 3 घंटे का है, क्योंकि 3 घंटे वो ज्यादा ले रहा है, मतलब कि दोनों का डिफरेंस 3 घंटे का आएगा। यहां से डिफरेंस किया, इस इक्वेशन को सॉल्व किया, अपने पास क्या आ गई? फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3 कॉमन लेने पर x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0 बराबर 0 हो गई, ठीक है। तो यहां तक का ये क्वेश्चन था। आपकी एक्सरसाइज 4.1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ये लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, आपको इसको सॉल्व करना है और नेक्स्ट सेशन में इसका आंसर अपन डिस्कस करेंगे। जब तक आप इसको सॉल्व भी कीजिए, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, और कितनों का आंसर आता है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि x की वैल्यू क्या है। ये ओनली नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेनी, पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है आपको x की, नेगेटिव को आपको नेगलेक्ट कर देना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट। अब नेक्स्ट सेशन में 4.2 एक्सरसाइज देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए, और जो भी डाउट है उसको आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें डाउट आया, कहां पर सॉल्यूशन में प्रॉब्लम आई है, उसको भी आप बता सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।